जय हिंद मित्रों। हमें आज़ादी असंख्य क्रांतिकारियों के बलिदान से मिली है। हम भारतवासियों को इसे सदैव स्मरण रखना चाहिए। इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, सर्व कुछ बलिदान करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। क्रांतिकारी की कलम से अंडमान में वीर विनायक दामोदर सावरकर। जलयान के अंडमान के बंदरगाह पर आकर खड़खड़ करता हुआ पानी में लोहे का लंगर डालकर खड़ा हो गया। धीरे धीरे बंदियों को ले जाने वाली बड़ी बड़ी नौकाओं और अधिकारियों की मोटर बोटों का जमघट उस जलयान के चारों ओर लग गया। उतरने के लिए हमें जहाज पर काफी समय खड़े रहना पड़ा। उतनी देर में इधर उधर दृष्टि दौड़ाकर उस भूमि का निरीक्षण किया जहां हमें आजीवन रहना था। पुराने बंदी जो साथ में थे और कुछ सिपाही, वे कुछ जानकारी दे देते। वहां अंडमान का चीफ कमिश्नर रहता है। सागर में यह द्वीप इस तरह शोभायमान था जैसे झील में बनाया हुआ किसी अप्सरा का महल। एक प्रकार से वह द्वीप अन्य द्वीपों की तुलना में इतना नन्हा सा सुघड़ तथा सुशोभित था कि पल भर के लिए बेड़ियों में जकड़े मन का भी मनोरंजन हो जाता था। दूसरी ओर अंडमान के सागर तट के निकट सुदूर तथा सुव्यवस्थित ढंग से लगाई गई नारियल वृक्ष की सीढ़ियां झूम रही थी। दूर दूर तक आम, सुपारी तथा पीपल वृक्ष के पुंज दिखाई दे रहे थे। निकट घाट पर मनुष्यों के झुंड चहक रहे थे। उसके ऊपर ही ऊंचाई के सिरे पर नारियल के झूमते छत्र के नीचे एक वृत्ताकार प्राचीर के भीतर एक भव्य भवन दिखाई दिया। कितना शांत! इसके इर्द गिर्द नारियल, सुपारी तथा केले के वन चमट रहे थे। छत्र पकड़कर खड़े थे। लगा जैसे कि यह किसी संपन्न तथा शांतिप्रिय गृहस्थ की कोठी हो अथवा किसी पादरी का आश्रम। हमने पूछा, वह भवन क्या है? सिपाही ने कहा, अरे वही तो है बारी 12 का सिल्वर जेल। इस बारी 12 और सिल्वर जेल का उल्लेख सिपाहियों ने बंदियों को धमकाने के लिए जहाज पर इतनी बार किया था कि उन सिपाहियों की मान्यता कुछ गलत नहीं थी। यह सिल्वर जेल है। यह कहते ही उसके आंतरिक स्वरूप का पूर्णबोध हो गया। वह और अधिक कृपाल होकर बिना पूछे ही कहने लगे, अब इधर ही जाना है। वही बारी 12 के घर पर ठहरना है आप सबको। हम सभी दंडितों के सिर पर बिस्तर तथा हाथ में थाली पाट देकर एक पंक्ति में नीचे उतारा गया। जहाज घाट पर आते ही अन्य बंदियों को सिपाहियों तथा बंदियों के पहरे में ऊपर भेजा गया। केवल मुझे ही यूरोपियनों के पहरे में अलग रखा गया। उधर जहाज घाट पर बैठे बैठे मेरे मन में विचार आ गया कि अंडमान ऐसे स्थान पर बसाया गया है कि हिंदुस्तान की सामुद्रिक सुरक्षा की दृष्टि से उसका महत्व कभी भी कम होना असंभव है। भावी भारत के बलशाली युद्धपोतों का बेड़ा अंडमान के प्रांगण में समुद्री दुर्ग के आगे पहरा देता हुआ मेरी कल्पना तरंग में लहराने ही लगा था कि एक सिपाही बड़ी दृढ़तापूर्वक दहाड़ा, चलो उठाओ बिस्तर। क्योंकि एक यूरोपियन अधिकारी निकट ही खड़ा था। प्रत्येक हिंदू भारतीय पुलिस सिपाही तथा सैनिकों की यही धारणा हो जाती है कि अंग्रेजों के सामने भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ जितना अधिक उदंडतापूर्वक व्यवहार करें उतना ही उनकी पदोन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अंडमान में होने वाले अपमान का यह वाक्य सूत उबाची था। उठ गया, अपना बिस्तर सिर पर उठाया, हाथ में थाली पाट थामा, पैरों की भारी बेड़ियां कमर से ठीक ठीक कस ली और खड़ा रहा। मुझे घाट से निकलकर एक चढ़ाई पर चढ़ने का आदेश दिया गया, पर बेड़ियों से जकड़े हुए नंगे पैरों के कारण चढ़ने में विलंब होने लगा। चढ़ते समय मेरे मन में एक ही विचार मंडरा रहा था, सागर से यह राह चलकर मैं ऊपर चढ़ रहा हूं जो अंडमान जाती है। अंडमान से वापस भारत लौटने के लिए इसी मार्ग से मैं इस जन्म में पुनः सागर की ओर आ भी सकूंगा। थोड़ी देर में चढ़ाई समाप्त हो गई और सिल्वर जेल का द्वार आ गया। लोहे की चूल्हों से दाढ़ कड़कड़ाने लगी। फिर उस कारागृह ने अपना जबड़ा खोला
और मेरे भीतर घुसने के बाद वह जबड़ा जो बंद हुआ तो पुनः 11 वर्ष बाद ही खुला। दरवाजे के भीतर पैर रखते ही 2 गोरे सार्जेंटों ने मुझे दोनों ओर से पकड़कर खड़ा किया। इतने में आसपास के प्रहरियों में खुसुर फुसुर प्रारंभ हो गई। बारी साहब आ रहा है। बारी साहब से अधिक निष्ठुर अथवा कठोर व्यक्ति उन्होंने कभी नहीं देखा था। अतः वे इस उत्कंठा से मेरी ओर ताकने लगे कि उसका नाम लेते ही मेरे मुख पर क्या प्रतिक्रिया होती है। परंतु मैं तो उस भीषण भव्य कारागृह के 2 लौह दरवाजों के बीच के हिस्से को सुशोभित करने के लिए जो आभूषण धारण किए थे उसे परखने में व्यस्त था। विभिन्न प्रकार से हथकड़ियां एक दूसरी में गुथकर उनके भद्दे भौड़े फूल दीवार पर लगाए गए थे। पैरों की बड़ी बड़ी बेड़ियां, दंड बेड़ियां और अन्य आयुध जो मनुष्य के शरीर को कष्ट देते सामने के हिस्से पर एक पंक्ति में लटक रहे थे। उस उग्रता की भी एक शोभा थी। उन बंदूकों, बेड़ियों, हथकड़ियों के सौम्य आभूषणों से वह भीषण तुरंग इस तरह शोभायमान होता था जैसे एक जल्लाद सुंदर वस्त्र पहनकर फांसी देने के लिए आते हुए सुशोभित होता है। दोनों उदंड सार्जेंटों ने मुझे पकड़कर उधर इस तरह खड़ा कर दिया कि उस दृश्य के भीषण जबड़ों से मेरा सारा मनोधैर्य चकनाचूर हो जाए। इसके बावजूद मुझे एक अनोखी अद्भुत संतुष्टि मिली। मनोविकारों के बवंडर से किंचित छुटकारा मिलते ही मैंने मुड़कर देखा तो एक मोटा ताजा हष्ट पुष्ट अधिकारी हाथ में मोटा सा सोटा पकड़े मेरी ओर घूर रहा था। तो यही बारी साहब थे। उन्होंने हेतुपूर्वक अपने आगमन की बात मेरे कानों में डाली थी और अब वे इस अपेक्षा से यहाँ आए कि यह बेचारा सहमी सहमी नजरों से उनकी राह की ओर देखता हो। परंतु उसी वक्त तो मेरा मन उपर्युक्त विचारों में मग्न था। अतः मुझे पता ही नहीं चला कि वे कब आ गए। विनायक दामोदर सावरकर की किताब मेरा आजीवन कारावास।